देखिए हम लोग यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं एडाप्टिव रेडिएशन की। इससे पहले वाला सारा हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन का पूरा पढ़ लिया था। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखिए हमारी इस कहानी का हीरो कौन है, डार्विन। तो डार्विन साहब जो थे वो गैलापागोस आइलैंड गए और वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स कॉल्ड डार्विन फिंचेस। अमेजिंग, इन्होंने भाई उनको आकर्षित कर दिया। जो छोटी छोटी फिंचेस थी, फिंचेस कौन थी, डार्विन फिंचेस, छोटी छोटी चिड़िया, उससे ये अमेज हो गए और फिर उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू की और उन्होंने रियलाइज करा दैट वेयर मेनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। उस आइलैंड गैलापागोस आइलैंड के ऊपर फिंचेस की बहुत सारी वैरायटीज थी, वहीं पे ही थी। ऑल द वैरायटीज आर कंजक्चर्ड, उन्होंने अनुमान लगाया कि इवॉल्व हुई होंगी ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, अपने आप से। क्या हुआ होगा कि वो जो एक तरीके की चिड़िया थी, एक चिड़िया, उसी से सारी चिड़िया बनी होंगी। और अभी हम आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, उसका जो ओरिजिनल फीचर था वो कैसी थी, वो सीड ईटिंग थी। ये बात याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक्स, अलग अलग बीक्स थी उनकी, ठीक है, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। और उससे वो क्या बन गए, कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई और कुछ वेजिटेरियन फिंचेस बन गए। आइए इसके ऊपर जल्दी से देखते हैं कुछ और चीजें, फिर आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। ये हिंदी वाला पार्ट है, आपको तो पता ही है, हिंदी हम पढ़ाएंगे नहीं, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ये डार्विन की जो फिंचेस थी, आप देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, ये एंसेस्ट्रल फिंच है, ठीक है, ये एंसेस्ट्रल फिंच है, वो सीड ईटिंग बर्ड। और इससे देखिए, ये प्लांट्स को खाने वाली वेजिटेरियन बन गई, इंसेक्ट को खाने वाली स्मॉल और मीडियम और लार्ज इंसेक्टिवोरस बन गई। और टूल यूजिंग, इन्होंने छोटे छोटे से टूल्स बनाना शुरू कर दिए कि अपना वो घर बनाएंगे तो उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ उठा के तिनके इनके अपना घर बना, तो टूल यूज करने लगी। उसके अलावा मीडियम ग्राउंड फिंच यहाँ सीड वाली बन गई, ये ग्राउंड फिंच हो गई, सीड वाली। इसके बाद कैक्टस फीडिंग हो गई, ये कैक्टस को फीड करती थी। आप इनकी बीक के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, इनकी चोंचे जो हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। ऐसे ही यहाँ इंसेक्ट फीडिंग हो गई, यानी इंसेक्टिवोरस वार्बुलर फिंच हो गई और कोकस फिंच हो गई। ये सब एक ही से निकली थी। देखिए एडेप्टिव रेडिएशन, यही एक से निकले और पूरे में रेडिएट हो गए, फैल गए, इसे क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ साथ। आगे चलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, देखिए ये वाला डायग्राम बुक में नहीं, एनसीईआरटी के छोटे मोटे डायग्राम बने हुए, तो अगर चाहिएगा उसमें लिख लीजिएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया starting from the point and literally radiating to the other areas of geography यानी habitats, it is called adaptive radiation। सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी adaptive radiation की डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन समझ सकते हो। क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का इवॉल्व होना इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, किसी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होना और क्या करना, पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज, और लिटरली रेडिएट कर देंगे अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, इसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस जो है वो रिप्रेजेंट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। इसका फिनोमेना का डार्विन फिंचेस ने एक बेस्ट एग्जांपल दिया कि एक जगह से निकली और अलग अलग गैलापागोस आइलैंड के अलग अलग ज्योग्राफी में वो गई और वहां उन्होंने अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया, तो एडेप्टिव रेडिएशन हो गया। एक और एग्जांपल आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। अभी हम आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का भी एग्जांपल दिखाने वाले हैं। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, एक पूरे एंसेस्ट्रल स्टॉक से इवॉल्व हुए होंगे। देखिए जो धरती थी, अर्थ थी, ये पहले सारे जुड़े हुए थे कॉन्टिनेंट्स, फिर क्या हुआ, बीच से अर्थ टूटी, और जब टूटी तो क्या हुआ, अलग अलग चले गए। तो जो ऑस्ट्रेलियन वाला था पूरा कॉन्टिनेंट, उस पे सारे मार्सुपियल्स ही डेवलप हुए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सारे मार्सुपियल्स डेवलप हुए, और वहां एक पुराने एंसेस्ट्रल से हर तरीके के मार्सुपियल्स निकल गया है, और उसी को हम अभी डायग्रामेटिकली समझाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में ही हुआ है, ये बात समझते रहिएगा। When more than one adaptive radiation, देखिए इस पॉइंट को पकड़िएगा, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats on, one can say this is called convergent evolution। देखिए जरा समझिएगा, convergent evolution, देखिए
एडेप्टिव रेडिएशन कैसा है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या हुआ, एक जगह से निकले और फैलते चले गए अलग अलग, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है और एक ही आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग है और उनके हैबिटेट्स भी अलग अलग थे, ठीक है, तब उससे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इस पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड, किसी एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में जहां अलग अलग हैबिटेट है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, वन कैन कॉल्ड इट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यानी जब ढेर सारे एडेप्टिव रेडिएशन होंगे किसी एक ही जगह, तो उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। अगर एक एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है तो उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा यहां से। प्लेसेंटल मैमल जो हैं उन्होंने कुछ समानताएं देखी किसके साथ? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के साथ में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन, इन्होंने भी एडेप्टिव रेडिएशन करा, इवॉल्विंग इनटू द वैराइटीज ऑफ सच एज प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर, जो सिमिलर था टू द करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, यानी प्लेसेंटल मैमल ने मार्सुपियल के जैसी एडेप्टेशन कर लिए। अभी हम आपको पूरा वो बना के, वो चार्ट पूरा बना वो दिखाएंगे। जैसे इन्होंने कहा प्लेसेंटल वोल्फ और टेस्मानियन वोल्फ, ये दोनों, ये टेस्मानियन वोल्फ जो है ये है मार्सुपियल, और प्लेसेंटल वोल्फ जो है वो अपना प्लेसेंटल। समझ में आ गई बात? इन दोनों ने एक से एडेप्टेशन कर लिए। यहां आइए, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में घटित होते हैं, दिखाई देते हैं, तो इसे आभासी विकिरण यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। आइए, अभी सारी यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। इसी को देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जो एक दूसरी हिंदी मीडियम की बुक में पढ़ा हुआ था, तो उसको हम बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव कन्वर्जेंस और पैरेलल इवोल्यूशन, ये तीनों लगभग एक ही हैं। कहीं अगर आपको आ जाए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कहीं आ जाए एडेप्टिव कन्वर्जेंस और कहीं आ जाए पैरेलल इवोल्यूशन, तो लगभग एक ही हैं। जीवों के विभिन्न समूह समान अनुकूलात्मक संरचनाओं का विकास, अलग अलग समूहों में जो अलग अलग डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स थे, उनमें एक ही तरीके के एडेप्टिव कन्वर्जन एडेप्शन हुआ। यानी कि कोई चिड़िया थी, उसने एक तरीके का एडेप्टेशन कर लिया, कोई और चीज थी, उसने भी एक ही तरीके का एडेप्टेशन कर लिया, तो अलग अलग समूहों ने करा ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो थे वो अन्य महाद्वीपों में समान आवासों में रहने वाले स्तनियों के समान यानी कि मैमल्स के समान हो गए। एक और उदाहरण है जब अनुकूली अनुसारिता यानी कि एडेप्टिव कन्वर्जन जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होने लगे, यानी कि निकट संबंधी जातियों के बीच में पाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? समांतर विकास यानी पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। पॉइंट पकड़ते रहिएगा, यहां से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। देखिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल यहां से निकला और यहां से रेडिएट होता चला गया, हर जगह अलग अलग बन गए, और यहीं से अभी क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आने वाला है इसी में। ये मार्सुपियल रेडिएशन दिखाया जा रहा है। क्या हो गया? मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, टेस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वॉम्बैट, पेंडिकॉट और कोआला, ये सब एक ही किसी मार्सुपियल से निकले होंगे और पूरे में रेडिएट होते चले गए। समझ में आ गई बात या नहीं? इसे क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। समझ में आई? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्स हो रहा है, फैल रहा है। और यहां देखिए, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही प्लेसेंटल मैमल्स ने मार्सुपियल जैसे एडेप्टेशन कर लिया। जैसे मोल जो था वो मार्सुपियल मोल के जैसा एडेप्टेशन कर ले गया। एंट ईटर नंबेड एंट ईटर के जैसा एडेप्टेशन कर ले गया। मार्सुपियल माउस, ये नॉर्मल माउस के जैसा एडेप्टेशन है। इन दोनों का दोनों बिल बना के रखते हैं, तो इनका एक ही एडेप्टेशन हो गया। लीमर और स्पॉटेड टस्कस, ये भी एक सा एडेप्टेशन, इन दोनों ने भी एक सा एडेप्टेशन करा। बॉबकैट और टस्मानियन टाइगर, टस्मानियन वोल्फ और वोल्फ, इनके बीच जो एडेप्टेशन है वो समान, एक से ही एडेप्टेशन है इन दोनों के। और इधर क्या है? सब प्लेसेंटल मैमल है जिनके एडेप्टेशन बिल्कुल मार्सुपियल के ही जैसे थे। समझ में आ गई बात? यही तो पीछे लिखा था, ये पैरेलल इवोल्यूशन के जैसा है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करिए।
ये जो आपको फिगर दी रखे है ये क्या बता रही है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एडेप्टिव रेडिएशन। समझ में आ गई बात? अगला देखिए क्वेश्चन, यहां पे आपको दे रखे हैं कुछ नाम। रिफर टू द फिगर। ऑर्गेनिज्म, डाइवर्जेंट, ये क्या बता रहा है? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बता रहा होगा। समझ में आई बात? क्या बता रहा है ये? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बता रहा है। आगे आते हैं अगला, द डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक्स। जैसे फिंचेस की अलग अलग डाइवर्सिटी दिख रही है, चोचों की अलग अलग डाइवर्सिटी। ऑब्जर्व बाय डार्विन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर, क्या एविडेंस था? हाँ, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन ही तो बताया था, डार्विन अपने हीरो हैं। अगला देखिए, यहां पे आ जाते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के ऊपर। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर लें तो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज ट्रू सेंस would have started when cellular forms of life with difference in metabolic capacity originated on the earth। तो कह रहे हैं कि कहां से एवोल्यूशन शुरू हुआ है? अलग अलग तरीके की लाइफ विद डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, उनके अंदर मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अलग अलग तरीके की थी। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विनियन थ्योरी का एसेंस था वो क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था। The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the life span। ये किससे जुड़ा हुआ है? लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन से जुड़ा हुआ है। क्या? The rate of appearance of new forms। जरा ध्यान से देखिए, जो नई फॉर्म्स बनती हैं, जो नई फॉर्म्स आती हैं, जैसे आपने कहा कि हम लोग जो बने हैं वो बंदरों से बने होंगे, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अरे गोरिल्ला से आए हैं तो गोरिल्ला भी तो पीछे बंदरों की तरफ जा रहा है, यानी पीछे तरफ जाएंगे तो फिर तो हम लोग वहां आ जाएंगे। छोटी सी छछूंदर जैसी थी श्रीव, वहां श्रीव से शुरू करा था, अभी हम लोग आ रहे हैं, वहां भी आएंगे, अपना पूरा बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये हमारी लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसका लाइफ स्पैन छोटा होगा उसमें एवोल्यूशन कल, जिसका लाइफ स्पैन छोटा होगा उसका एवोल्यूशन ज्यादा तेजी से होगा, और जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा उसका एवोल्यूशन थोड़ा धीमे धीमे होगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का लाइफ स्पैन बड़ा है, कोई 60 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है, तो हमारा एवोल्यूशन लाखों सालों में होगा। लेकिन एक बैक्टीरिया है जो 20 मिनट के अंदर अपना लाइफ स्पैन पूरा करके वो अपना नई फॉर्म बना देता है, तो उसका एवोल्यूशन एक ही दिन में हो सकता है, 24 घंटे के अंदर वो इवॉल्व हो जाए, नया टाइप का बैक्टीरिया बन जाए। जैसे कि आपने कोरोना में देखा, कोरोना में दिन दूनी रात चौगुनी तरफ की हो रही थी, अल्फा बीटा डेल्टा पता नहीं कौन कौन से स्ट्रेन आ रहे थे, देखा था, इवॉल्व हो रहा था ना वो। तो वही चीज है लाइफ स्पैन के ऊपर। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट, देखिए माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन एन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर ही मिलियंस बन जाएंगे माइक्रोब्स, जो बहुत तेज डिवाइड करना है। अगला देखिए, द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, यहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए ग्रोइंग इन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ड इन वेरिएशन। देखिए एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, इसे हमने कह दिया है ए, ठीक है, ये पूरी कॉलोनी है, ये एक मीडियम के अंदर ग्रो कर रहा है, और इसके अंदर क्या है? वेरिएशन है, बिल्ट इन वेरिएशन। उसके अंदर अपने आप से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि उसमें छोटे छोटे वेरिएशन आते रहेंगे। डार्विन की बात, डार्विन कहते थे वेरिएशन आते हैं, ठीक है। और ये क्यों है? द एबिलिटी टू यूटिलाइज फीड कंपोनेंट्स। अब द चेंज इन मीडियम कंपोजिशन, अब हमने कंपोजिशन बदल दिया मीडियम का, यहीं पे मीडियम का कंपोजिशन हमने बदल दिया, वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से बी, इसमें से सिर्फ वही पार्ट रह जाएगा जो कि उस मीडियम में अडेप्ट कर पाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि उनमें क्या हो गया था, इसी पॉपुलेशन का था ये भाई साहब, पहले इसी पॉपुलेशन के थे बैक्टीरिया, लेकिन हमने मीडियम बदल दिया है, खाने पीने की चीजें हमने बदल दी, तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर अपने आप से वेरिएशन आ गए, परिवर्तन आ गए, जो बदलाव आए उनमें उनको हमने कह दिया जिनमें बदलाव आ गया वो बी, सिर्फ बी वाले ही नए तरीके के मीडियम में सरवाइव करेंगे, और पुराने वाले मीडियम में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो आगे बढ़ गए। पुराने वाले जो थे वो नए मीडियम में सरवाइव कर नहीं पाए तो वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी कंडीशंस बदलने पे इवोल्यूशन होने लगा। अब इसमें नए वेरिएशन, फिर आगे आएंगे तो अगले वेरिएशन आएंगे, फिर आगे आएंगे तो अगले वेरिएशन आएंगे, तो वेरिएशंस बढ़ते जाएंगे और एक टाइम पे नई स्पीशीज जनरेट हो जाएगी।
ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोस, और अगर आगे आगे बढ़ती जाएगी द अदर्स एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज, और बढ़ते बढ़ते एक नई स्पीशीज की तरह ये अपीयर हो जाएगी। दिस वुड हैपन विद इन द डेज। ये कब होगा? एक दिन के अंदर हो सकता है। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कितना है? सिर्फ 20 मिनट का है। फॉर द सेम थिंग हैपन इन फिश और फाउल। अगर हम फिश में बात करें या फाउल में, तो इसमें क्या हो जाएगा? इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है। समझ में आ गई बात? जिनका लाइफ स्पैन कम उनका एवोल्यूशन तेज, जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा उनका एवोल्यूशन धीमे होगा, बहुत टाइम लगेगा। Here we say that fitness of B, अब यहां पे देखिए इसमें हमने क्या कह दिया? फिटनेस का फैक्टर ले आया। फिटनेस ऑफ B is better than that of A under the new conditions। देखिए फिटनेस जो है B की A से ज्यादा अच्छी है। फिटनेस, डार्विन ने फिटनेस किसको कहा था? बता सकता है कोई? रिप्रोडक्टिव। यहां रिप्रोडक्शन उन्होंने अच्छे से कर लिया, और यहां रिप्रोडक्शन ये ए वाले नहीं कर पाए, इसीलिए तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, आगे आते हैं। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस। नेचर कैसे सेलेक्ट करती है? फिटनेस के लिए। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर इनहेरिटेड। फिटनेस क्या है? वो उन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करती है जो हमारे कैसे हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे क्वेश्चन कम से कम अभी 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर आ अच्छे खासे क्वेश्चन में डाले हुए, ध्यान से सुनिए। हेंस हियर देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस। तो हमारे जो इनहेरिटेंस है उसकी वजह से हमारी फिटनेस है, तो ये क्या है? जेनेटिक बेसिस है। गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व, और ये क्या है? इसमें से सेलेक्ट होना और इवॉल्व होने किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जेनेटिक बेसिस के ऊपर। Another way of saying the same thing, और इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, some organisms are better adapted to survive। कुछ ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। ठीक है। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। एडेप्टिव एबिलिटी कैसी है? इनहेरिटेड है। एडेप्टिव एबिलिटी कैसी है? यानी आप अडेप्ट कर जाओगे इस जगह को, कोई भी जगह जहां आप रह रहे हो, वो कैसी कैपेबिलिटी? ये आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है। इट हैज अ जेनेटिक बेसिस, उसमें जेनेटिक बेसिस भी होता है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ये पॉइंट पकड़िए, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। समझ में आ गई बात? Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. Point यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो पॉइंट पकड़े। ब्रांचिंग डिसेंट क्या था? इन्होंने कहा कि साहब जो डिसेंडेंट्स थे उन्हीं की ब्रांचिंग से हमारी नई स्पीशीज बनती है, ब्रांचिंग डिसेंट। और ये जो नई स्पीशीज बन रही है ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। नेचर सेलेक्ट कर रही है इसको और कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसा माहौल था, अगर वो फिट थे उस माहौल में तब तो सेलेक्ट हो गए, अगर वो उस माहौल में फिट नहीं थे तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इवन बिफोर डार्विन फ्रेंच नेचुरलिस्ट, देखिए यहां से पकड़िएगा साइंटिस्ट के कौन कंट्रीज, अभी कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन रशिया का है, कौन अमेरिका, कौन जापान, कौन चीन। तो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे कौन? लेमार। ये हमारे लेमार थे। लेमार्क जो थे ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। हैड सेड, देखिए लेमार्क और डार्विन, लेमार्क और डार्विन की दो थ्योरी है, दोनों ने क्या क्या कहा है? लेमार्क ने कहा है क्या? बताइए, कोई बताएगा? लेमार्क और डार्विन। लेमार्क ने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये किसने कहा? लेमार्क की थ्योरी दी। और डार्विन के साथ कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखिए दोनों ने अलग हो गई थी। हाँ, तो इसी में आपको पढ़ना है लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क ने कहा कि साहब हमारे अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि हम बच्चे पैदा करेंगे, ये डार्विन ने कहा। और लेमार्क ने कहा कि साहब हमारे अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि हम कुछ ना कुछ वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन हमारे अंदर आते रहते हैं। उन वेरिएशंस में जो फ्रूटफुल वेरिएशन है वो रुकेंगे, जो फेवरेबल नहीं है वो रुकेंगे ही नहीं वेरिएशन। उसके बाद हमने कहा जिन अंगों का, जिन ऑर्गन्स का यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा डेवलप होंगे, जिनका यूज कम करेंगे वो कम डेवलप होंगे। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिनको हमने एक्वायर कर लिया उन्हीं का क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा। ये किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था।
इन सारी बातों को किसने कहा? लैमार्क ने कहा। ये 4 पॉइंट थे। क्या था? वाइटल एक फोर्स होता है। दूसरा कह रहे हैं कि हमें जो फेवरेबल है वही वाले वेरिएशंस रुकेंगे, जो अनफेवरेबल है वो वेरिएशंस रुकेंगे नहीं। और इनहेरिटेंस उन्हीं का होएगा जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो हमने एक्वायर करे हैं एनवायरनमेंट से, एक्वायर करे हैं, उनका इनहेरिटेंस हो जाएगा। इन सब बातों के लिए कहने लगे साहब इसका हम तुम्हें सबूत भी दे सकते हैं। कह रहे क्या सबूत दोगे? कह देखिए साहब, सांप जो था, सांप के 4 पैर हुआ करते थे, फिर वो जब दौड़ा तो फंस जाता था। तो उसने क्या करा, झाड़ियों में अपने आप को छुपाने के लिए, क्योंकि ऊपर चील विल ना आ जाए, उसे उठा ले जाए, तो क्या झाड़ियों में छुपाने के लिए उसने पैरों का यूज बंद कर दिया। तो अब वो क्रॉल करके अंदर जाने लगा झाड़ियों में। जब वो क्रॉल करके गया तो उसने पैरों का यूज बंद कर दिया, तो पैर तो खत्म हो गए। समझ में आ गई बात या नहीं? वो पैर खत्म हो गए। डार्विन ने, लैमार्क ने ये बात कही क्योंकि उसने यूज नहीं करा था। जिस यूज हो गया तो खत्म हो गए। और ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ, हमें अब जो सांप मिलता है तो उसके पैर नहीं है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कहा जिराफ जो थे उनकी जो गर्दन लंबी हुई है उसके आगे भी एक बड़ी चीज थी, ऊंचे करके। हाँ, जब ड्रॉट सूखा पड़ा तो नीचे की पत्तियां तो सब खत्म हो गई, घास फूस। तो इन्होंने पेड़ों की ऊंची ऊंची पत्तियों पे खाना शुरू करा। तो इन्होंने गर्दन खींचना शुरू किया। जब गर्दन खींची तो खींचते आज लाखों करोड़ों साल बाद आपको उनकी आगे वाली टांगे और गर्दन लंबी मिली। तुम लोग भी शुरू करो गर्दन खींचना, ठीक है? लंबे हो जाओगे, ऊँटों की तरह बैठोगे। गोरिल्ला की तरह। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये किसने कहा? डार्विन। लेकिन साहब वीजमान एक साइंटिस्ट थे, लैमार्क ने कहा ये सब। वीजमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ तुम्हारे जर्म प्लाज्म थ्योरी थी वीजमान ने। उन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म जो होता है वो कंटिन्यूअस रहता है और सोमैटोप्लाज्म कंटिन्यूअस नहीं रहता है। तो सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म 2 थ्योरियां हैं। सोमैटोप्लाज्म क्या होता है? सोमैटोप्लाज्म जैसे आपकी जो बॉडी सेल्स बन रही है वो सोमैटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो गैमीट्स बनाएगा वो जर्म प्लाज्म कहलाता है, ठीक है? तो कंटिन्यूटी किसकी है? जर्म प्लाज्म। अगर जर्म प्लाज्म में म्यूटेशन हो गया या बदलाव आ गया है तो वही आगे जाएगा। ये किसने कहा? वीजमान। तो इस तरीके से क्या हो गया? लैमार्क की थ्योरी पे क्या रुके रहेगा? अगर ऐसा ही है तो बताओ साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट पैदा हो, लेकिन वो तो इडियट पैदा हो रहा है, ठीक है? और मसल जो मैन है, जो बॉडी बिल्डर है, उनका बच्चे मैच्योर पैदा हो रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजें दिक्कत वाली है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं पैदा हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत है। तो कह रहे साहब ये आपकी थ्योरी बेकार हो गई। तो डार्विन की थ्योरी आती है इसी पर फिर बात में। चलिए पहले लैमार्क की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लैमार्क कहते हैं, थोड़ा सा देखिए, तो had said, लैमार्क ने क्या कहा? had said that evolution life forms had occurred by driven by use and disuse of organ। लैमार्क क्या कहते हैं? use and disuse of organ। लैमार्क बात पकड़िएगा, लैमार्क कहते हैं use and disuse of organ। he gave the example of giraffe। उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया और उन्होंने अटेम्प्ट करे नेक का, वो छोड़ देते हैं। अब slowly over years come acquire a long neck। तो आपको बता ही दिया अभी हमने। nobody believe this conjecture anymore। अब भैया कोई इस पर बिलीव नहीं करता, मानते नहीं। क्यों? एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या कई प्रोसेसेस का एक रिजल्ट है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आइए इसका आंसर देते हैं, यहीं पे ये आंसर। द वर्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट, अगर जिंदा और मरी हुई चीजों को जब हम देख रहे हैं, इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। ये सिर्फ एवोल्यूशन की ही वजह से ऐसा हो पाया है। जो मरी हुई चीजें हमें दिखती, पहाड़ दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां बहती हुई दिख रही हैं, ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हुआ है। कभी नदी का बहाव कहीं और भी हुआ करता होगा। आज नदी जो इधर बह रही है कभी और कहीं और भी बहती होगी। तो क्या हुआ? समय बदला और सारी चीजें बदलती गई। ऐसे ही जो आज जिंदा हैं उनसे पहले भी कुछ और हुआ करते होंगे। तो वही है कि एक सक्सेस स्टोरी है। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया प्रोसेस ले रहे हो कि ये कई प्रोसेसेस का एक एंड प्रोडक्ट है। अगर हम इस संसार की बात करें तो ये क्या है कि एक प्रोसेस था। जैसे नदियां बन गई, धीरे 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 नदियों ने अपना रुख बदल लिया और वो इस तरह बहने लगी। धीरे धीरे 2 चट्टानें एक दूसरे से टकराई और वो पहाड़ बदल गए, ठीक है? ये एक प्रोसेस था। लेकिन ऑन द अदर, पहाड़ टूटेगा, पहाड़ खत्म हो जाएगा। हाँ, मिट्टी बनती गई उससे। On the other hand, when we describe the story of life on earth, अगर हम story of life की बात कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तब we treat evolution as a consequence of processes। ये consequences है, कई प्रोसेस का एक परिणाम निकला।
भाई कई तरीके के प्रोसेस हुए, कई तरीके से जोड़ तोड़ हुआ, तभी तो लाइफ आ पाई। लाइफ एकदम से थोड़ी आ गई होगी कि भाई साहब कुन फया कुन हो गई, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। नेचुरल सिलेक्शन, और वो क्या थे प्रोसेसेस नेचुरल सिलेक्शन, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, अभी हमें पता नहीं है कि भाई एवोल्यूशन क्या है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग चल रहे हैं इसी के ड्रामे के ऊपर। दिस इज पॉसिबल दैट द वर्ड ऑफ थॉमस माल्थस, देखिए सब आ गए। इज इट पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ माल्थस ऑन पॉपुलेशन, माल्थस ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अपना पूरा वर्क किया है, पॉपुलेशन के ऊपर, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको, natural selection is based on certain observation which are factual. For example, natural resources are limited. Natural resources कैसे हैं? Limited थे। देखिए कौन कह रहा है, माल्थस कह रहा है। माल्थस कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते सीजन अब आ गया ठंड का, पिल्ले ही पिल्ले आपको दिखेंगे, इस सीजन में इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही, लेकिन जैसे ही ये गर्मी की तरफ जाएंगे बहुत सारे पिल्ले इस गर्मी इस ठंड से मर जाएंगे, बहुत सारों को कोई दूसरा कुत्ता ही खा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि उनकी पॉपुलेशन एकदम से जाके फिर से स्टेबलाइज कर जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि स्टेबल रहती है पॉपुलेशन, ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन वेरी कैरेक्टर्स, ठीक है, वेरी इन कैरेक्टर, उनमें कैरेक्टर्स में क्या होता है, वेरिएशन होता है। इनफैक्ट टू इंडिविजुअल्स आर नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, दो इंडिविजुअल भी एक दूसरे के जैसे जो बड़े जाते हैं वो बच जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं वो बच जाते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं, बड़े हो जाते हैं बच जाते हैं, लेकिन वो फिर आगे हमारी कार के सामने आ गए। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, ऊपर की तरफ तो वो एक से लग रहा है, कुत्ते आप देख के पहचान नहीं पाओगे, जो आइडेंटिकल बिल्कुल होते हैं पहचान नहीं पाओगे साहब, ये दोनों अलग अलग एक ही से लगते हैं, लेकिन क्या है सुपरफिशियली तो एक से, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। वेरिएशन आर इनहेरिटेड, क्योंकि वेरिएशन कैसे है, इनहेरिटेड है। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, देखिए पॉपुलेशन का साइज कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली, इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमम, अगर मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर जाए तो। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज इन रियलिटी आर लिमिटेड मींस दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, क्योंकि कंपटीशन था रिसोर्सेज के लिए। ये सब बातें थॉमस माल्थस ने कही पॉपुलेशन के ऊपर, कि पॉपुलेशन देखिए चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए पॉपुलेशन एक टाइम पे तो मौसम के हिसाब से तो बदल सकती है, लेकिन मौसम जब हट जाएगा तो फिर से पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसलिए। एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। देखिए ये थॉमस माल्थस का पूरा हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द फैक्ट दैट थियोरेटिकली ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली है थॉमस माल्थस की, ठीक है, ये हिंदी आई। क्वेश्चन करते हैं, चल क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट कंसीडर करना है और आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और ये नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है, हाँ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना है, कौन सा है, बताइए। नहीं देखो ना, बताओ बताओ बताओ। Operant of Russian and Haydn of England proposed that the first form of life could have come from non-living organic molecules. Operant और Haydn ने यही कहा, पहले जो है non-living molecules से आई थी, and then that formation of life was preceded by chemical evolution. हाँ यही कहा, ठीक है, फिर बाद में लिविंग से आई थी। हाँ बाद में लिविंग से आई, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई। हाँ सही है। Based on the observation made during the sea voyage around the world, Charles Darwin concluded that the existing living forms share similarities to varying degree only among themselves. चार्ल्स डार्विन ने क्या ये कहा था? नहीं उसने तो Based on the observation voyage पे उन्होंने कहा, चार्ल्स डार्विन ने concluded that the existing life forms share similarities to varying degree. सही है, अलग अलग तरीके की similarities जो है वो शेयर करते हैं। ना ना वेरिएशन के बारे में बात करी थी उन्होंने, सिमिलरिटी तो कही नहीं थी उन्होंने। Not only themselves.
नॉट ओनली Themselves. क्वेश्चन में जो आपका है एनसीईआरटी की लाइन उठाई है, क्या कहा उन्होंने? अरे बी वाला है इसका सर। और एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन मस्ट हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद द डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। ये भी बताया उन्होंने डार्विन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। पहला तो सही है, दूसरा गलत। और तीसरा अगला। Read the following statement. देखिए नीट का यही पैटर्न बन चुका है आजकल, इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा पूरा लंबे लंबे आपके थ्योरीज पूरी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। कह रहा है एल्फ्रेड वेलिस, a naturalist who worked on Malay Archipelago, had also come to the similar conclusion as Darwin around the same time. सही बात है। सही बात है ये। The essence of Darwinian theory about evolution is mutation. डार्विन जब थे भैया तो म्यूटेशन के बारे में कोई बात ही नहीं की, डार्विन की थ्योरी भी फेल हो गई। सिलेक्शन उन्होंने बताया था। दूसरी बात क्या है? The organs which have same fundamental structures but are different in functions are called homologous organ. ठीक है, सही है। The rate of appearance of new forms is inversely proportional to the lifespan of, inversely proportional होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जैसे जितना जितना लाइफ स्पैन होगा उतने ही ज्यादा तेजी से इवोल्यूशन होगा। तो ये बात भी इसकी गलत। तो कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही जा रहा है ना, पहला तीसरा सही जा रहा है। कहां पे आया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन मींस, डार्विन क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब डार्विन क्या कहना चाह रहे हैं? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्पीशीज सर्वाइव, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा स्पीशीज में वो सर्वाइव करेगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ स्पीशीज सर्वाइव, क्या मोस्ट इंटेलिजेंस वो सर्वाइव करेंगे। द क्लेवरेस्ट ऑफ स्पीशीज सर्वाइव, या स्पीशीज मोस्ट अडेप्टेड टू चेंज सर्वाइव, जो चेंज के लिए अडेप्ट कर जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा चेंजेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Which of the following are the two key concepts of Darwin theory? नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये दो इनके बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने आपको बताई एनसीईआरटी में ये लिखी हुई हैं दो लाइनें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स और उसमें से आपको बताना है 2 ब्लैंक्स, अलग अलग फिल द ब्लैंक भी हैं। 2 ब्लैंक्स भी आपको दिख रखी हैं, ये और ये और ये ब्लैंक्स भी हैं। आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ना है और ब्लैंक्स को पूरा करना है। 3 स्टेटमेंट में एक ये भी है। ठीक है, देखिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटन मैटर ऑफ स्ट्रॉ एंड मड। दिस थ्योरी ऑफ, ये कौन सी थ्योरी थी? तो दूसरा बी वाला तो नेचुरल सिलेक्शन है। अरे ये वाली कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। मरी सड़ी गली चीजों से आ रही तो एबायोजेनेसिस। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री ट्रंक डार्क हो गए ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट अंडर द कंडीशंस ऑन द वाइट वाला मॉड वाला जो हुआ था। तो ब्लैक सरवाइव कर गए और व्हाइट डैश डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर व्हाइल डैश सर्वाइव। कौन नहीं सर्वाइव कर पाए थे? White survive। व्हाइट वाले, है ना। यहां तो व्हाइट आ जाएगा उधर डार्क, और वहां क्या जाएगा? डार्क वाले सर्वाइव कर गए थे। ठीक है, अगला क्या होगा? लेमार्क सेड दैट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय। लेमार्क क्या कहते हैं? ड्रिवन बाय। यूज एंड डिसयूज होगा ना। लेमार्क ने तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात करी थी। हाँ यही तो। इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखा है पता नहीं है, बहुत अजीब है। डार्क अब ऑप्शन देखिए इसके। और सिग्मा कहां से? हाँ ए का ए वाला ए ऑप्शन ए का फर्स्ट है पेंस्पर्मिया। क्या पेंस्पर्मिया है? पेंस्पर्मिया तो नहीं था, एबायोजेनेसिस आ रहा है। सी वाले का फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। क्या सी वाले में फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन? यूज एंड डिसयूज आ रहा है। बी, ये तो ए वाला पॉइंट तो गलती हो गया। ठीक है, बी में बी का फर्स्ट है व्हाइट विंग्ड मॉथ। हाँ सही है। बी में फर्स्ट हो गया व्हाइट विंग। बी क्या बी में फर्स्ट हो गया व्हाइट? हाँ व्हाइट वाला है, सही है। और बी का सी वाला जो है हाँ, यूज ये एंड सही डिसयूज है। बी का सी
सी वाले का फर्स्ट देखिए, सी वाले का फर्स्ट जो है वो यूज एंड डिसयूज है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। और जो सी का सेकंड है डार्क विंग मॉथ, सी का सेकंड वो सब ऊपर हो सकता है, ये असल में इसका है, बी का सेकंड है, सही। ये गलत लिख किया थोड़ा सा, बी का option सेकंड सही। डार्क विंग मॉथ, तो यही वाला जा रहा है इसका हाँ। ऑप्शन, ठीक है। 3-4 मिनट क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अब नीट में पैटर्न बदल रहा है, यही वाला पैटर्न आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ध्यान से। अगला, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म, लेमा कहते हैं कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवॉल्व बिकॉज लॉन्ग नेक इवॉल्व हुई थी बिकॉज स्ट्रेचिंग ऑफ लेग्स। स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ओवर मेनी जनरेशंस बाय शॉर्ट नेक वंस, जो शॉर्ट नेक वाले थे उनकी कई जनरेशन तक स्ट्रेच होने लगी, ठीक है। Which of the following evidence does not favor the Lamarck concept of inheritance of acquired character? कौन सा इसमें से Lamarck का inheritance of acquired character को फेवर नहीं करता है? The race of long necked giraffe नहीं, ये करता was है। developed melanization of peppered moth। भैया इंडस्ट्रियल मेमोरियलिज्म तो किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन से हुआ था हाँ, ना? Darwin। ये तो फेवर कर रहा है। हाँ, ये भी एब्सेंस कर रहा ऑफ लिम्स ऑफ स्नेक, ये भी अभी बता दिया। प्रेजेंस ऑफ वेब्ड टोज इन एक्वाटिक बर्ड, ये भी होता है। वेब्ड टोज इन उनका के साथ एक्वाटिक बर्ड्स थी पानी में जाने वाली, उनके जो टोज थे उनमें बीच में वेब आ गया, जाल आ गया। आपने देखा होगा बतख में जाल ऐसा होता है, तो वो वेब टोज आ गया। बल्कि आपको बर्ड्स में तो नहीं मिलता है, लेकिन एक्वाटिक बर्ड में मिल रहा है, उन्होंने अडेप्ट कर लिया वहां से। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैठ के भी होता है। हाँ, तो ये उन्होंने क्या करा, ये तो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब नेचुरल सिलेक्शन, तो कौन सा ऑप्शन है? यही वाला डार्विन को थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही पूछ रहा है, तो यही आंसर हो गया इसका। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? लास्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिक रेशियो व्हाइल फूड मटेरियल इंक्रीज इन अर्थमेटिक पॉपुलेशन। ये किसने कहा था? अभी बताया आपको हमने, किसने कहा था? अभी माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर बातें करी थी, अभी सारी बातें करी है माल्थस की, ठीक है। आइए आगे, अगला बताइए, अगला बताइए, बताए रहो। Here below the four statement A to T, आपको बताना है select option which is filled up by the blanks। Blanks भी आपको fill करना है, बताइए। पहला Wings of butterfly and birds look alike। Result of कौन सा है? सर उसका Analogous organ कौन सा होता है? Convergent evolution। मिलर वजह से अगला, मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था CH4 H2 और अमोनिया एंड और कौन था? वाटर था। When exposed to electric discharge in flask, result in the formation of amino acid, simple amino acid। याद आया नहीं? यस सर। इसके बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। एस होता है वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन एंड एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल या कौन सा एवोल्यूशन है? एनाटॉमिकल, एनाटॉमी की मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन कहते हैं एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू, डार्विन क्या कहते हैं? दो बातें कही डार्विन की, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। आप देख लीजिए कौन सा जाएगा? बी, ए स्मॉल वेरिएशन, ए नहीं बी। सी और डी के लिए देख ही रखे। देखिए ए का तो फर्स्ट है आपका कन्वर्जेंट, ठीक। बी जाएगा सर। बी का फर्स्ट क्या? ऑक्सीजन आ रहा है, बी का फर्स्ट तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वाटर हो गया, तो बेकार हो गया। अरे H2 है तो। न्यूक्लियोसाइड्स तो हो ही नहीं पाएगा सेकंड। अच्छा H2 तो वाटर होता है। आप देखिए फर्स्ट ए का फर्स्ट है कन्वर्जेंट, हो गया। स्मॉल वेरिएशन, डी का फर्स्ट हो गया स्मॉल वेरिएशन, डी का फर्स्ट वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन, सही है। डार्विन ने वेरिएशन के बारे में बात करी थी कि छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, ठीक है, ये सही हो गया, ठीक। आगे आते हैं अकॉर्डिंग टू, देखिए जब वहां नहीं मिल रहा तो आपको अकॉर्डिंग टू इस आंसर से मैच कराना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे उल्टा। अगला आइए,
अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलिस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डार्विन और वेलिस ने क्या बातें कही थी? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी, ठीक है। डार्विन कहते थे ओवर प्रोडक्शन हो सकता है बहुत ज्यादा, खूब, ठीक, फूड लिमिटेड है और स्पेस लिमिटेड है। ये किसने कहा था? वेलिस ने। तो बात करिए इसमें। ओवर प्रोडक्शन, लिमिटेड फूड इन स्पेस, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये जाएगा। Which of the following statement about the natural selection are correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नेचुरल सिलेक्शन के लिए करेक्ट है? Tends to increase the characteristics that enhance survival and reproduction. Individual with best adaptive ability leave more progeny. तो ये तो बात सही है। सेकंड वाला सही है। Was considered as mechanism of evolution by Darwin. Natural selection ही mechanism थी evolution की, Darwin ने consider करी थी। Tends to increase the chance that enhance survival and reproduction. Natural selection जो है वो survival और reproduction का chance बढ़ा सकता है क्या? सही होगा इसका। बढ़ा सकता है। और इसके साथ ए आएगा। मिलाइए वो नहीं लेते हैं। लेमार्क और डार्विन। इनकरेक्ट कौन सा है? इसमें से गलत है जो है। इसमें से आपको एक बताना है, अरे दोनों ये तो दोनों सही है, idea। एक गलत है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। It does not consider struggle of existence, struggle for existence. लेमार्क जो है नहीं, वो नहीं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को कंसीडर नहीं करता था। हाँ, ये वाला। लेमार्क ने थोड़ी कंसीडर हाँ, करा उसने कहा था डार्विन ने। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टोरी। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि सर जो स्मॉल नेक वाले मर Only गए थे। useful variations are transferred to the next generation. हाँ। Use and disuse, बिल्कुल सही बात कही। All the acquired characters are inherited to the next generation. ये कह रहे हैं सारे acquired character क्या next generation में आते हैं क्या? नहीं, ये बात तो यहाँ नहीं है। Inheritance of acquired character तो यहाँ नहीं था डार्विन में। नेचुरल सिलेक्शन था। हाँ तो एक वर्ड कैरेक्टर उनका था। डार्विन ने कहा, डार्विन तो ये कहते थे नेचुरल सिलेक्शन। सही नहीं था। कहाँ लिखा डार्विन? लेमार्क वाले में था, देखिए एनसीईआरटी में। लेमार्क का था यार। देख लीजिए। फिर आ रहे हैं निग्लेक्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को, ये बात बिल्कुल सही थी। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात थोड़ी थी, इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात इन्होंने कही थी, और नन ऑफ दिस तो ऐसे ही चला गया। तो सिर्फ यही वाला तो एक गलत है इसमें, तो ये वाले दोनों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन कैसे जाएगा? बी जाएगा। देखिए तो चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए। हाँ सही है। आगे आइए अगला। डार्विन एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से चार के चारों डार्विन एक्सप्लेन करें, लेकिन एक नहीं करा। वो कौन था? देखिए, ऑफ स्प्रिंग्स विद बेटर ट्रेड दैट ओवरकम कंपटीशन आर बेस्ट सुटेड फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बात सही थी, सही है ना? वेरिएशंस मे और मे नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। कह रहे हैं इनहेरिटेड भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं जीन्स के थ्रू। वेरिएशन, भाई वेरिएशंस जो हैं जीन के थ्रू तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। विद इन ईच स्पीशीज देयर, डार्विन की बात कर रहे हैं, सिर्फ डार्विन की बात, ये बात ध्यान रखिएगा। डार्विन के अकॉर्डिंग विद इन ईच स्पीशीज देयर आर वेरिएशंस। हर स्पीशीज में वेरिएशन होते हैं, हाँ होते हैं, जबकि वो सिमिलर भी हो तब भी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, अभी हमने बताया। Organism tend to produce more number of offspring than can survive. हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तभी तो सरवाइव कर पाएंगे, उनके अंदर ओवर प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो सिर्फ कौन सा गलत गया? बी वाला। वो कह रहा है इनकरेक्ट ही, आपको बताना सारे के सारे सही हैं लेकिन एक गलत है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो यही वाला है दूसरा। Each of us is part of the ongoing evolution of the species. Which of the following occurrence would have the greatest impact on the future biological evolution of the human production? Human population पे कौन सा क्या करेगा? ग्रेटेस्ट इंपैक्ट डालेगा फ्यूचर में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में? इन चारों में से कौन? बताइए।
अ म्यूटेशन अकर इन वन ऑफ योर स्पर्म और एग, अगर इसमें हो जाए तो यू डू नॉट You do exercise. you do exercise every day so that you stay physically fit and healthy, ये आपको evolve करने में help करेगा. नहीं. You move to Kerala, the state of highest medical facilities and literacy, ये भी नहीं कर रहा. तो इससे आप evolve हो जाओगे क्या? नहीं. और you encourage your children to develop their intellectual abilities, Mutation होना चाहिए। तो पहला ही जाएगा म्यूटेशन. समझ में आई बात या नहीं? बाकी ड्रामा है ये, तो कुछ भी करते रहो, उससे तुम इवॉल्व थोड़ी हो जाओगे. अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा जल्दी से. विच वन प्रोवाइड्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज अकॉर्डिंग टू. सीक्वेंस बताना है आपको, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा. Natural selection, variation in their inheritance, survival of fittest, struggle for existence. Struggle. सबसे पहले आप स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस करोगे. सबसे पहले तो स्ट्रगल होगा एक्सिस्टेंस के लिए, और उनमें से जो हमारे वेरिएशंस होंगे फायदे के, वही बचेंगे और वही आगे इनहेरिटेड होंगे. और उनमें भी सरवाइव करेगा कौन, जो फिटेस्ट होगा, और इसी को हम कह देते हैं नेचुरल सिलेक्शन कह देते हैं. समझ में आई बात या नहीं? इसका आंसर ये जाएगा. ठीक. अगला, डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय. डार्विन सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, बताइए. हमने बताया था ना 20-25 क्वेश्चन है, अगर उसी को आप डायरेक्ट देखिए उसकी थ्योरी से, लेमार्क की थ्योरी से, विस्मान की थ्योरी से, वैलिस की थ्योरी से, या पॉपुलेशन माल्थस की थ्योरी से, बताइए. ओपेरिन. अरे माल्थस की थ्योरी से, हमने आपको बताया ना पॉपुलेशन की माल्थस की थ्योरी थी, उससे हुए थे. और इससे बढ़ते हैं. ठीक है. हाँ. अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी? डार्विन ने लिखी. बच्चा अच्छा जानता है बेटा. अगला, फिलोसॉफिक जूलॉजी किसने लिखी थी ये बुक? लेमार्क. याद रखिए, लेमार्क ने ये बुक लिखी है. देखिए कुछ चीजें जो थ्योरी में नहीं थी, वो क्वेश्चन से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. लेमार्क ने दी थी ये बुक. रुको अभी. ऐसे करो पहले. अगला क्वेश्चन देखिए. ह्यूगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया. ह्यूगो डी व्रीज ने आइनोथोरा लेमार्कियाना के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करे. आइनोथोरा लेमार्कियाना के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करे, और उन्होंने कहा कि साहब म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से ये होता है. डार्विन की थ्योरी भी कहीं फेल कर रही थी, तो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये आ गए. तो डार्विन की थ्योरी और म्यूटेशन की थ्योरी मिलकर न्यू डार्विनिज्म बना, और वही आज भी चल रहा है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नियो डार्विनिज्म. तो ओपेरिन, ह्यूगो डी व्रीज जो थे, इन्होंने किसके ऊपर अपना वर्क किया था? इवनिंग प्राइमरोज यानी आइनोथेरा लेमार्कियाना. ठीक है, याद रखिएगा. अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, म्यूटेशन के बारे में. मैच करेक्ट मैच बताइए. ओपेरिन कहां के थे बताइए? हेडन कहां के थे? मिलर कहां के थे? लेमार्क कहां के थे? अभी लेमार्क का तुम लोगों ने पढ़ लिया. ओपेरिन फ्रांस के थे. हाँ, ओपेरिन फ्रांस के थे. और लंदन के कौन थे? मैं इंग्लैंड का था. इंग्लैंड के थे यार. ओपेरिन. सही। मिलर रशिया. हाँ, रशिया के थे यार। ओपेरिन रशिया के थे. हाँ. हेडन इंग्लैंड के थे. और मिलर अमेरिका के थे. तो कौन सा इन अमेरिका फतुआ का बुली. देखिए, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है. ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1 हो गया. कहाँ गया? सब चला गया. सी का 1 हो गया, और डी का फ्रांस हो गया. अगला क्वेश्चन देखो. अब मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, और यहां बहुत तेजी से फटाफट चीजें हम लोग करेंगे. देखिए, ह्यूगो डी व्रीज की जो बात अभी हमने करी थी म्यूटेशन के बारे में, ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था ना. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड हाउ द स्पेसिएशन अकर. तो वो कह रहा है कि साहब ओरिजिन ऑफ स्पेसिएशन, ओरिजिन कैसे हो रही वेरिएशन की. डार्विन कहते हो ना वेरिएशन हो रहा है, सब कुछ सही, लेकिन ओरिजिन कैसे हो रही है और कैसे स्पेसिएशन आ रहा है, इसके पीछे भाई साहब आ गए
यहां पॉइंट पकड़िएगा, मेंडल और इसमें कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट पकड़ना है आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे। इवन दो मेंडल हैड टॉक द इनहेरिटेबल फैक्टर्स, मेंडल ने यद्यपि बात करी इनहेरिटेबल फैक्टर्स की, इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, और इससे आपके फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं, डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। डार्विन भाई साहब जो थे वो साइलेंट रहे, या तो इग्नोर कर दिया। देखिए मेंडल और डार्विन, मेंडल की बातें डार्विन ने पकड़ी नहीं थी, इसी वजह से बेचारे दिक्कत में फंसे। इन फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले डेकेड में ही, पहली दशक में ही क्या हुआ, ह्यूगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइग्नोस, अभी हमने आपको बताया ओइनोथोरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइग्नोस के ऊपर उन्होंने अपना वर्क किया और अपना आइडिया उन्होंने दिया म्यूटेशन थ्योरी का, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो सडनली आपकी पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है, वो कैसे है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ही बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन, वो बिलीव करते थे कि ये म्यूटेशन है विच कॉजेस इवोल्यूशन। डार्विन कहते थे नेचुरल सिलेक्शन है जो इवोल्यूशन कॉज करता है, लेमार्क कहते थे यूज एंड डिसयूज है जो इवोल्यूशन कॉज करता है, लेकिन ह्यूगो डी व्रीज क्या कहते हैं, म्यूटेशन है जो नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन कॉज करता है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस जो डार्विन ने बात करी। देखिए यहां पे पॉइंट पकड़िएगा, डिफरेंस समझ में आया। डार्विन कह रहे हैं कि माइनर वेरिएशंस है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूगो डी व्रीज क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। पहला पॉइंट, म्यूटेशंस आर रैंडम, वो कह रहे हैं म्यूटेशन कैसे हैं, रैंडम है एंड डायरेक्शन लेस है। बेटा यहां पॉइंट पकड़ना, क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन क्या है, डायरेक्शन लेस है। यानी म्यूटेशन का ये नहीं है कि साहब इससे फिर ये ब्रांचिंग डिसेंट नहीं है कि इसी से निकलेगा, वो कह रहे हैं साहब यहां से डायरेक्ट कुछ नया बन सकता है। म्यूटेशन रैंडम है, इससे भी नहीं बनेगा तो हम यहां से ही कुछ नया बना देंगे, यानी रैंडम है, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो म्यूटेशन क्या है, रैंडम है, डायरेक्शन लेस है, ठीक है। एंड व्हाइल डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, वो छोटे छोटे थे और डायरेक्शनल। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, डार्विन कहते थे एवोल्यूशन कैसा है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा। डी व्रीज कहते हैं कि म्यूटेशन कॉज्ड स्पीसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप पे ही फटाक से लार्ज म्यूटेशन हो जाएगा, इसी को सॉल्टेशन कहते हैं। रैंडम होगा, अचानक से होगा, बहुत बड़ा कुछ नया बदलाव ले आएगा, कौन, म्यूटेशन। डार्विन कहते हैं साहब धीरे धीरे बदलाव आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं। तो ये दोनों में कंट्रोवर्सीज हैं। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट सम क्लियरिटी, और बाद में पॉपुलेशन की जेनेटिक्स से कुछ क्लियरिटी आती है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन कहां पे पुराना आ गया, ये यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन, ये कुछ हमने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इवनिंग प्राइग्नोस ओइनोथोरा लेमार्कियाना, ठीक है, कब करी थी, 1901 में, 1901 में इन्होंने ये स्टडी, अपनी पूरी स्टडी करी, ठीक है। बाकी एग्जैक्टिक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट उन्होंने दे दिए हैं। म्यूटेशन थ्योरी के कुछ मेन फीचर क्या थे, म्यूटेशंस अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन। दूसरा, म्यूटेशंस आर हेरिटेबल, ये हेरिटेबल है, एस्टेब्लिश न्यू फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज, और इससे नई नई स्पीशीज की फॉर्म बन जाएगी। म्यूटेशंस आर लार्ज एंड सडन एंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस ऑफ डार्विन व्हिच आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, और म्यूटेशंस में अकर इन एनी डायरेक्शन। तो ये म्यूटेशन थ्योरी हो गई, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चंस, इसके ऊपर तेजी से आ जाइए, क्वेश्चन करिए। Which of the following scientist name is correctly matched with the theory put forward? यहाँ कई थियरीज दे रखी हैं और उनके साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं उनके सामने। जैसे डी व्रीज, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज ने क्या दिया था, म्यूटेशन की थ्योरी दी थी ना, नेचुरल सिलेक्शन कहां से दे दिया। डार्विन थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, क्या डार्विन ने थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस दी थी, नहीं, है ना। मेंडल इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिनोटाइप, मेंडल ने कहा था इनहेरिटेबल फैक्टर्स जो हैं वो फिनोटाइप को करेंगे इन्फ्लुएंस। और पास्चर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्या पास्चर ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डार्विन ने पेंजेनेसिस की थ्योरी दी थी या नहीं, ये बताइए बताइए। डार्विन ने थ्योरी नहीं दी थी पेंजेनेसिस, ये मेंडल वाला फिनोटाइप वाला, ठीक है। मेंडल की बात सही हो गई,
अब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इसे क्या कहते हैं बताइए? सैल्टेशन। सॉल्टेशन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। देखिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि एवोल्यूशन जो हुआ उसमें एक बड़ा योगदान था 5 फैक्टर्स का। हम उन 5 फैक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बात करते हैं। हार्डी विनबर्ग ये बताना चाहते थे कि अगर आपकी एक पॉपुलेशन, हार्डी और विनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताने की कोशिश करी कि आपकी एक पॉपुलेशन, मान लीजिए हम ही लोग ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप ए होता है जिसका जीनोटाइप IA और IO हो सकता है, या IA हो सकता है। बी है हमारे अंदर, बी है तो IB IO हो सकता है, या IB हो सकता है। O होगा तो IO होगा, और अगर AB होगा तो उसके लिए IA और IB होगा। ये 6 तरीके के हमारे मिल सकते हैं, और इन सब की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने में मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए 100 में 5 मिल रहे हैं ये वाले, तो 200 में क्या होंगे? 200 में 10 मिलेंगे। 300 में कितने मिलेंगे? 300 में 15 मिलेंगे, इस टाइप के। ये फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती किसी एक पॉपुलेशन। एक पॉइंट समझ में आया? पॉपुलेशन की आपकी जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, और यही बात इनकी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से हम लोग समझेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग करेंगे, ठीक है? कॉपीज खोल लीजिएगा, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। हार्डी विनबर्ग कहते हैं द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में वो कैसी है? स्टेबल रहती है एंड रिमेन्स कांस्टेंट। और ये कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दैट इज जीन पूल जो है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ये थियरी, इनके जो लॉ था वो ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि जीन पूल किसी एक पॉपुलेशन का क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और the sum total of the allelic frequency is 1, और 1 रहता है, ठीक, 100% रहेगा। यहां कुछ बात और कह रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एग्जांपल, जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज थी, जैसे अभी हमने आपको बात बताई, आपके पास 2 एलील होते हैं, जैसे आपने कहा टॉल और डॉर्फ है, तो टॉल और डॉर्फ है, तो आपने डोमिनेंट एलील के लिए क्या ले लिया? P ले लिया। रिसेसिव एलील के लिए आप क्या ले लेंगे? Q ले लेंगे। डोमिनेंट अगर डबल डोमिनेंट है, यानी कि टोटल ये है, तो इसके लिए आपने कर दिया P², और डबल रिसेसिव है उसके लिए आपने क्या कर दिया? Q²। तो कैपिटल T स्मॉल t के लिए इन्होंने कर दिया 2PQ, और इसका कह दिया, इसका जो वो सम है वो क्या होगा? 1 रहेगा। यानी कि अगर P + Q² की बात करी जाए तो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गई बात? यहां से पॉइंट पकड़ लिया। इन्होंने यही बात कही है इधर। देखिए हम अभी हार्डी विनबर्ग के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपको ध्यान से समझना है। इन्होंने कहा कि कोई, हमने कह दिया किसी पॉपुलेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी Q है और P किसके लिए लिया है? P लिया है डोमिनेंट के लिए फ्रीक्वेंसी, और Q रिसेसिव की, ठीक है? इन डिप्लॉयड P and Q represents the frequency of allele A। देखिए अगर A के लिए है तो क्या हो जाएगा? P। अगर स्मॉल a के लिए है तो क्या हो जाएगी? Q हो जाएगी। और यही अगर डबल डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगी? P² हो जाएगी। और डबल रिसेसिव होगी तो Q² हो जाएगी। ठीक है, डबल रिसेसिव के लिए Q² हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बना के उन्होंने दे दी। Hence P² plus 2PQ plus Q² is equal to 1. This is binomial expression of P plus Q². ठीक, कोई दिक्कत? When frequency measured differ, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो थी इसके अलग अलग आया, डिफरेंस आने लगा, expected values, the difference in direction indicates the extent of evolutionary change. अगर डिफरेंस आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुआ है। यानी हार्डी विनबर्ग ने क्या कहा
कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एवोल्यूशन नहीं हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी में जरा सा भी डिफरेंस आया तो हुआ है। हुआ एवोल्यूशन। और डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज द रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। और अगर चेंज हो रहा है तो हम कह देंगे कि इसका रिजल्ट क्या है? एवोल्यूशन है। अब इसके ऊपर यहां एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि हमारे 200 प्लांट थे गार्डन पी के जो प्रोड्यूस हो रहे थे बाय क्रॉसिंग। 150 प्लांट्स हैव राउंड सीड एंड रिमेनिंग 50 हैव रिंकल्ड सीड। ठीक है, यानी कि 200 बन रहे थे गार्डन पी के, जिसमें 50 कैसे हो गए? 50 कौन से हैं? रिंकल्ड सीड वाले। और 150 कैसे हैं? 150 प्लांट्स आर राउंड सीड, इनके कैसे हैं? राउंड है। और इसमें से 50 कैसे हैं? रिंकल्ड वाले। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हार्डी-विल्बर में यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। 200 कैसे हो गए? जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके राउंड वाले। लेकिन राउंड वाले में देखिए ये कंडीशन आ सकती है, कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये पता है रिंकल्ड वाले में क्या होता है? स्मॉल आर ही रिंकल्ड बनाते हैं। दैट मींस हमें क्या पता है? हमें पता है क्यू स्क्वायर पता है, बोलिए। और हमें पी स्क्वायर और आर पी स्क्वायर और 2p क्यूब नहीं पता है। लगाया हुआ है जी, लगाया हुआ है आपका। तो क्या होगा? हम कैसे पता लगाएंगे यहां से? तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो हमारे क्यू की कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू अंडर रूट 50। कितना हो गया? 2√5। हाँ, नहीं, एक मिनट। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऐसे नहीं आएगा। आउट ऑफ 200 5√2। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि क्यू स्क्वायर जो है वो कितना होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50। कितने में? 200 में 50 ही है। तब क्या हो जाएगा? 1/4 1/4 यानी 0.25। तो पी क्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 0.25 यानी 0.05 है ना? सही ही होगा। यही होएगा। अब Q तो हमारा निकल ही आया। ये क्या निकल आया? Q। अब P कैसे निकलेगा इसमें? आपको पता है P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हमने कर सकते हैं हम। तो हमने कर दिया भाई P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो Q हमारा कितना है? 0.5 0.5 है। तो P कितना हो जाएगा? 0.5। दैट मींस हम कह सकते हैं P स्क्वायर कितना हो गया? 0.25। अब हम कहें कि भाई कितने P स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? कैपिटल आर हमें पता चल गया। नहीं समझा? ये कैसे पता चलेंगे कि भाई कैपिटल आर कितने हैं? तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रीक्वेंसी है ना, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 200 से। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 25 दूनी 50 होता है, 2 0 हटा दोगे, 50 आ गया। यानी कि हमारे कैपिटल आर कितने हो गए? 50 निकल गया। ठीक। अब 200 में 50 ये वाले हो गए और 50 ये वाले हो गए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कितने होंगे? 100 होना चाहिए। अब आओ उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देखें। यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हमें निकालना है उसके लिए क्या आएगा? 2pq 2 इंटू p इंटू q। 25 दूनी 50 यही होएगा। और ये तो निकली है फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। 200 इंटू 0.50 100 आ गया। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कितने हैं। कोई दिक्कत? हम इस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालते हैं। ये हमारा पूरा लगा हुआ भी है, आप इसको देख सकते हो। ठीक, आ गया आपने देखिए।
यही हमने पूरा करा। अब यहां देखिए, अगर परसेंटेज पे कभी दे देते हैं, इफ Q is the frequency of allele A, then Hardy-Weinberg equation states that Q square is the percentage of individual homozygous for allele A, से homozygous के लिए अगर 60% है तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60% परसेंट डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो Q इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये दिया हुआ परसेंट में तो हम इसे क्या कर लेंगे, ये 0.4 आ जाएगा। बाकी अभी ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग इसके आंसर्स भी अभी निकाल लेंगे। अब यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.4। रिसेसिव एलील की दी है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0.4 दे रखा है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस यानी 2pq पूछ रहा है इन पॉपुलेशन ऑफ 500, यानी पहले आप 2pq की फ्रीक्वेंसी निकालिए और 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू तो 0.4 दे रखा है, तो P कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 2 into 0.4 into 0.36 48 हो जाएगा। 6 24 तो नहीं 48 हो जाएगा। अब इस 48 का 48 का मल्टीप्लाई कर दो 500 से, तो हमें नंबर निकल ही आएंगे टोटल, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी है। टोटल 500 में कितने आएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो 500 से, सीधा आंसर आ जाएगा। 250 240 आ रहा है, 240 आ रहा है। और यहां देखिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। यस सर। समझ में आ गई बात या नहीं? 60% ऑफ पीपल कैन नॉट, देखिए टंग रोलर और टंग नॉन रोलर दो तरीके के लोग होते हैं जिनकी टंग रोल कर जाती है, लाइक दिस। ये है एक टंग रोलर, जिन्होंने टंग को क्या कर लिया, रोल कर लिया। कुछ अपनी बेचारे जबान रोल ही नहीं कर पाते हैं, वो टंग नॉन रोलर होते हैं। मिल गया हमें ये टंग नॉन रोलर मिल गए। तो टंग रोलर जो है वो डोमिनेंट होते हैं और टंग नॉन रोलर जो होते हैं वो रिसेसिव कहते हैं। तो कह रहा है 16% कैन नॉट रोल, यानी रिसेसिव की बात कर रहा है। ठीक है, 100 में से मान ले 16 ही आ जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन हु आर हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस कितने होंगे इसमें से? तो 0.4 आ गया इसका, है ना? तो Q इज इक्वल टू 0.4 आएगा। अभी तो पीछे बताया था, अगर ये है तो 0.4 कर दो, मतलब परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। किसकी निकालनी है? हेट्रोजाइगस 2pq इज इक्वल टू वही आएगा। तो यहां Q कितना हो जाएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, और Q तो हमें पता है 4, तो P कितना हो जाएगा 0.6, और इसका आंसर कितना आएगा 2 into 0.6 into 0.4, परसेंटेज में निकाल 48.48 आ गया। परसेंटेज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 200 मल्टी इंटू 100 कर दोगे, 48 आ गया। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। अब कहना है MN ब्लड ग्रुप है सिस्टम, M and N एलील्स आर, M और N जो हैं वो कितने हैं, 0.7 दिया यहाँ, ये 0.7, M दिया हुआ है 0.7 और N दिया हुआ है 0.3, यानी कि P और Q दे दिया है। MN की पॉपुलेशन निकालना है, MN मतलब 2pq निकाल लोगे। 0.42, ये 42% आ रही है सर। आ गई आ गई आ गई आ गई। और 2 into 0.7 into 0.3 into 21 into 2 40 0.48 आ गई। into 100 कर दोगे 0.42 into 100 तो 42% है ना, यही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आगे आते हैं। In a population of 1000 individuals, 1000 individuals हैं, 360 belongs to genotype कैपिटल ए, यानी कि P स्क्वायर कैपिटल ए का मतलब ये तो हुआ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 360, तो P स्क्वायर कितना जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 1000 फ्रीक्वेंसी,
नहीं समझ में आएगा, काट लोगे ना पता चल जाएगा। 0.36 आ गया, 0.6 पी की वैल्यू 0.6 आ रही है, तो पी कितना आ जाएगा 0.6 0.6 और क्यू आ रही है 0.4। अब यहाँ कह रहे हैं और इतने ये कैपिटल ए स्मॉल ए है इसकी 0.4 आ एंड रही द है। रिमेनिंग 162 स्मॉल ए, यानी कि क्यू कितना दे रखा है क्यू स्क्वायर, ये स्मॉल ए कितना है 160 डिवाइडेड बाई 1000, 0.6 आएगी। 0.4 नहीं हुआ ये, हाँ ये तो 0.4 आ क्यू गया ना, क्यू इज इक्वल टू 0.4 हो गया। हाँ, तो कह रहे हैं तो अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो अगर हमने कहा स्मॉल ये हाँ तो वही पी की 0.6 आ गई, यही तो है पी। ए, हाँ ए ये जो है आपका स्मॉल ए हो गया हाँ। और ये जो हो गया कैपिटल कैपिटल ए की हो गई। 0.6 कैपिटल लेके पूछिए। वो कैपिटल ए की पूछ रहा है तो आ गई आंसर। समझ में आ गई बात नहीं? एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.6, किसी पर्टिकुलर लोकस पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है की 0.6 एंड दैट ऑफ एलील ए इज 0.4। ऊपर वाले की जैसे ही लग रहा हाँ, है। same। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस? 2pq आ 0.48। हेटेरोजाइगस क्या आ जाएगा? Same आ 2pq 48। कर लोगे? हाँ सर 0.6 into 0.4 0.4 into 2 वही आ जाएगा 0.48। तो ये कॉम्बिनेशन वाला आता है। अरे यही आते नहीं है, मतलब ये हमारे पास है, पता नहीं अब नीट कौन सा बनाता है। आ जाते हैं अब इसके ऊपर थोड़े से कुछ बातें कर लें। हमारे सारे देखिए क्वेश्चन सारे हो गए, हमारे क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हार्डी-विनबर्ग के। लेकिन अब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब उनके ऊपर आते हैं। देखिए हार्डी-विनबर्ग को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो उनके इक्विलिब्रियम को हिला सकते हैं। पहला है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। दूसरा क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा क्या है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 चीजें हार्डी-विनबर्ग को हिला सकती हैं। अगर इनमें कोई चेंज नहीं होगा तब तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इसमें चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम इधर से उधर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इधर से उधर हुआ मतलब इवोल्यूशन हो गया। हाँ सॉरी क्या करेगा। जेनेटिक जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है? देखिए आपने कहा कि साहब एक पॉपुलेशन यहां थी, उस पॉपुलेशन से कुछ लोग उठ के यहां चले गए और इनकी पॉपुलेशन यहां बनती चली गई, ये पूरी एक पॉपुलेशन में फैल गई। तो यहां से कुछ लोग जब उठ के गए तो उनके जीन चले जाएंगे, उसे क्या कह दिया हमने जीन माइग्रेशन। और यहां से जो कमी हुई है उसे कह दिया हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग हो गई, कमी हो गई, ठीक है। और यहां से जो कमी हुई यहां उजाती हो गई, जीन माइग्रेट करके चले गए, तो इसी को हम कहते हैं जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई इस वाले में, इधर जीन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए एक और वर्ड क्या है, अगर ये काम रैंडम हो जाए, पता ना चले लोगों को, रैंडम हो जाए तब उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। इसे जीन माइग्रेशन को है जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कहते हैं। अगर ये काम कैसे हो, रैंडम हो, कहीं अचानक से जीन खत्म हो गए कहीं से, तब हमने उसे क्या कह दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट कह दिया। इसके बाद म्यूटेशन, आपको पता ही है म्यूटेशन का मतलब सिंगल स्टेप लैप म्यूटेशन, सॉल्टेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन आपको हमने 11th क्लास में पढ़ाया था कि डीएनए जो होता है वो रिकम्बाइन करता है, ठीक है। तो इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन अभी आप पढ़ के आ रहे हो, डार्विन की थ्योरी। ये 5 चीजें अगर हो रही हैं, अगर इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर नो जेनेटिक जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या नो नेचुरल सिलेक्शन, तब कहेंगे कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन। क्लियर? तो व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सिलेक्टेड, अब माइग्रेशन के ऊपर जीन माइग्रेशन क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात है, यहां पे जल्दी बता देते हैं। कह रहे हैं व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सिलेक्टेड पॉपुलेशन अनदर प्लेस एंड द पॉपुलेशन अगर जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। कह रहा है कि अगर एक जगह से दूसरे में चली गई है तो ओरिजिनल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, और इस वाली पॉपुलेशन की भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक। न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। नई वाली में जुड़ेंगे, पुरानी वाली से घटेंगे। देयर वुड बी अ जीन फ्लो, और यही जीन फ्लो है इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम। अगर कई बार हो रहा है यही चीज तो इसे कहते हैं कि जीन फ्लो हो रहा है। इफ सेम
सेम चेंज अगर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर यही काम कैसे हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, तो इसे हमने क्या कह दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट कह दिया। समटाइम्स द चेंज इन 10% बैटरी होती है। द समटाइम्स अगर यही बाय चांस हो रहा है, अगर यही चेंज बाय चांस हो रहा है तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कह देंगे। Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become different species और अलग species बनने लगती है। The original drifted population becomes the founder। तो इस वाली में एक नई स्पीशीज बन जाती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ओरिजिनल जो ड्रिफ्ट करी पॉपुलेशन उसे हमने क्या कह दिया, फाउंडर, और जो ये नई पॉपुलेशन बनी ये इफेक्ट क्या कहलाया, फाउंडर इफेक्ट कहलाया। समझ में आ गई बात? आइए जल्दी से क्वेश्चन बताइए, बताइए साहब। पहला क्वेश्चन, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नोन टू बी एसेंशियली अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक जीन फ्लो म्यूटेशन। कौन सा है? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी एसेंशियल अफेक्टेड बाय फैक्टर्स, एसेंशियली अफेक्टेड बाय फैक्टर। कौन सा है? इनमें से कौन सा फैक्टर हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करेगा? नेचुरल सिलेक्शन। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही, ये 5 थे, नेचुरल सिलेक्शन ही करेगा। अगला, The Hardy-Weinberg principle cannot operate if Hardy-Weinberg principle operate नहीं कर पाएगा अगर population does not migrate from long time to new habitat. Frequent migration occur in population. The population has no chance of interaction with other populations. Free inbreeding occur among all members of population. बताइए। Hardy-Weinberg principle cannot operate, नहीं हो पाएगा। तो म्यूटेशन ज्यादा होगा पॉपुलेशन में, बस वही होगा। क्योंकि नो म्यूटेशन की बात आ रही है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल तो वहां लगता है जहां म्यूटेशन नहीं हो। दिया था अभी हमने 5 फैक्टर बताए, वो 5 फैक्टर जो नहीं होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन डाल रहे जो नेचुरल, जो 5 फैक्टर्स जो नहीं होते हैं, अगर वो ही यहाँ पे होने लगे तो फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल तो नहीं लगेगा ना। तो वो तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि म्यूटेशन होने लगे। कौन सा है ऑप्शन इसका? म्यूटेशन होने लगे। तो बी ऑप्शन गया। अगला, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ड्यू टू चांस। अगर अचानक एक चांस में अचानक से हो जाए तब जीन ड्रिफ्ट आएगी, तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कह देते हैं। द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर। कौन से फैक्टर हैं जो नई स्पीशीज बनाने में हेल्प करेंगे? आइसोलेशन एंड कंपटीशन, जीन फ्लो एंड कंपटीशन, कंपटीशन एंड म्यूटेशन, आइसोलेशन एंड वेरिएशन। आइसोलेशन एंड वेरिएशन, आप आइसोलेट कर दीजिए और वेरिएशन। अभी हम पूछेंगे भाई अगले आइसोलेशन कौन कौन से हैं भाई, अभी तो आइसोलेशन के बारे में बात आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स, सही है। फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज 1, हाँ सही है। वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन चेंज frequency of genes and alleles in future generation, ये भी बात सही है। Natural selection can lead to stabilization, directional change और disruption। Natural selection तीनों तरीके का हो सकता है, stabilization भी हो सकता है, directional भी हो सकता है या disruption भी हो सकता है। Genetic recombination helps in maintaining Hardy-Weinberg equilibrium। तो सभी कुछ सही आ रहा है? नहीं सर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रॉन्ग। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हेल्प करता है क्या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने? अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया भाई साहब, नो 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 चिल्ला रहा है, अगर ये हो गया तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये तो गलत है। अगला, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय, किसने करा था? हार्डी-विनबर्ग ने करा था। खत्म। अगला, अरे खत्म कहां, अभी भाई साहब क्वेश्चन बहुत है। व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिएशन, बताइए। अभी हमने आपको बताया आइसोलेशन तो है, लेकिन कौन से? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, वेरी गुड। अगला, concept of genetic drift was introduced by, याद रखिएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सीवन राइट इफेक्ट भी कहते हैं, या इसे बॉटल नेक इफेक्ट भी कहते हैं, कि बॉटल की नेक में से अचानक से निकल जाता है। ठीक है, सीवेल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवेल राइट इफेक्ट या इसे बॉटल नेक इफेक्ट भी कहते हैं। Microbial experiments show that the pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotypes। ठीक है, इससे नए phenotype बनेंगे और स्पेसिएशन होगा। आपको बताया ना अलग अलग
जो सेलेक्ट हो जाएंगे उसी से स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। बेटर सर्वाइव इनेबल रिप्रोडक्शन एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, जो बेटर सर्वाइव करेंगे वो स्पेसिफिकेशन करेंगे। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके का होता है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ आपको नेचुरल सिलेक्शन दिखाया 3 तरीके का। अगर नेचुरल सिलेक्शन देखिए 3 तरीके का, बहुत सिंपल सा है। अगर आपने कहा कि आपका कोई भी जो पॉपुलेशन है उसमें बीच वाले होते हैं मिनिमम, जैसे आपने कहा कि लंबाई, हम लोग ह्यूमंस की लंबाई 6 फीट वाले बहुत ज्यादा होंगे, नहीं होंगे। 6 फीट वाले कम होंगे, 6 फीट 8 फीट वाले बहुत कम होंगे, 2 फीट वाले भी कम होंगे। लेकिन हम लोगों की जो एवरेज हाइट है, ठीक है, वो ज्यादा होंगे, तो एवरेज वाले ज्यादा। तो नॉर्मली तो ये मिलती है हमें कंडीशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एनवायरमेंट इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये बीच वाले ही सबसे ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, बीच वाले सबसे ज्यादा और साइड वाले सबसे कम। तो ये इस तरीके से पीक आता है, इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अगर किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे कहते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और अगर इसमें 2 साइड्स वाले, यानी कि आपने कहा कि सबसे लंबाई वाले सबसे ज्यादा और सबसे कम लंबाई वाले सबसे ज्यादा सर्वाइव करेंगे और बीच वाले खत्म हो जाए, तो ये इस तरीके से 2 पीक बन जाएंगे, इसे कह देते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। आइए इसके ऊपर जल्दी से यहाँ एग्जांपल देखिए। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल देखिए बहुत तेजी से। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन के जो एग्जांपल है उसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट अकर्स इन पॉपुलेशन एंड टेंड्स टू एलिमिनेट एक्सट्रीम्स इन साइज। अब इसका देखिए बच्चों का एग्जांपल दिया हुआ है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट 2 पाउंड से लेकर 10.8 पाउंड तक होता है, लेकिन जो एवरेज बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका वेट कितना है, 7 पाउंड तक रहता है। तो ये जो बच्चे पैदा होने का जो वेट है ये किसको शो कर रहा है, स्टेबलाइजिंग। तो बाप बताया लोग 4.5 किलो के हुए थे। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। आगे देखिए डायरेक्शनल में यहाँ पे आ जाता है, देखिए 3 नाम आ जाते हैं, एग्जांपल यहाँ पूछे जाते हैं डायरेक्शनल के। एवोल्यूशन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, देखिए वो किसी एक डायरेक्शन में ही होंगे। दूसरा है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑफ पेपर्ड मॉथ, ये भी किसी डायरेक्शन में होगा। और एवोल्यूशन ऑफ इक्वस जो होता है वो घोड़े का एवोल्यूशन है। ये 3 एग्जांपल डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के हैं। और यहाँ डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन के 3 एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, ब्लैक बेलीड सीड क्रैकर। ये आपको ब्लैक बेलीड सीड क्रैकर दिखाई गए हैं। जो ब्लैक बेलीड सीड क्रैकर है ये पायरनस ऑस्ट्रेनस है, ठीक है, पायरनस ऑस्ट्रेनस। तो ये जो आपका है पायरनस ऑस्ट्रेनस, ये एक वेस्ट अफ्रीकन फिंच है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके के मिलते हैं, एक में बेली बड़ी होती है, एक में बेली छोटी होती है। वो दोनों सरवाइव कर जाएंगे। जो बीच वाली एवरेज साइज वाली वो सरवाइव नहीं कर पाती, वो खाना पीना नहीं खा पाती सही से, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ भी, आप चाहिए इसे पढ़ लीजिएगा। यहां अगर आप देखिए इसका ग्राफ में बना के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये जो लार्ज वैल्यू वाली थी ये मर गई, जो मॉडरेट वाली थी, और ये बीच वाली और सबसे बड़ी वाली वो रह गई, ठीक है। तो ये क्या है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन दिख रहा है, 2 पीक दिख रहा है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। आ जाइए जल्दी से इसके क्वेश्चंस के ऊपर, जल्दी बताइए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहां आपको दिख रहा है, कौन सा होगा, ए स्टेबल, दूसरा देखिए एक तरफ जा रहा है डायरेक्शनल, और ये डिसरप्टिव, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स बोथ एक्सट्रीम। अगर दोनों एक्सट्रीम को फेवर कर रहा है तो वो कौन सा है, ये है, दोनों एक्सट्रीम को फेवर कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई। अगला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स। स्टेबलाइजेशन फेवर्स क्या करता है, स्टेबलाइजिंग वाला बीच वाले को करता है और एक्सट्रीम वालों को नहीं करता है, ठीक है। बीच वाले को करेगा, एक्सट्रीम वालों को नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि इंटरमीडिएट वाले को ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। स्टेबलाइजिंग में कौन सा जाएगा, इंटरमीडिएट वाले जो है वो सिलेक्ट होंगे, एक्सट्रीम वाले नहीं होंगे। आइए अगला, एंटीबायोटिक। देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ पे आंसर डाला हुआ है, चाहिएगा इसको देख लीजिए, चाहिए मत देखिएगा, जैसा आपका दिल करे एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन देखते रहिए। ये एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पे। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा पार्ट बचा है हम लोगों की, 10-15-20 मिनट की एक और वीडियो होगी ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर। बस वहां इसे खत्म करेंगे, और इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी इस चैप्टर के बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की होगी, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और आप लोग पढ़ के पूरा बैठेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन की होगी वो वीडियो, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हैव अ नाइस डे। नहीं